तो इस पार्ट की शुरुआत लोगन के उस कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है जिसमें वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लेता है और बाकी बंदों को अपने पास बुलाकर वो टावर मास्टर और लेटोन से कहते हैं कि ये उन दोनों तक मसला है कि वो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन वो अपनी बात से अब मुकर नहीं सकते और टावर मास्टर इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और बेचारा टावर मास्टर जो कि दोनों तरफ से फंस चुका है, तो अपने गले को साफ करता हुआ वो पहले तो लोगन से माफी मांगता है कि उन्होंने इतनी पैथेटिक साइड अपने गेस्ट के सामने दिखाई है। तो वो लेटोन के बिना ही लोगन की बात के साथ एग्रीड हो जाते हैं और लेटोन जो कि अब तक वहाँ पर खड़ा था और उसके सामने ही डील डन हो चुकी है, तो उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं कि वो अभी भी उनके सामने खड़े हैं। ये बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई। अब टावर मास्टर मजीद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक अर्थ मैजिशियन टावर का, तो क्या लेटोन अपने आप को इतना महान समझते हैं कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर सकते हैं। आसान शब्दों में कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्होंने अपनी जबान दी है और वो चाह के भी अब अपनी बात से नहीं मुकर पाएंगे। लेटोन अब इस वाली बात से समझ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। तभी तो वो टावर मास्टर और लोगन के सामने और अपने डिसाइपल्स के सामने भी वो इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर उसके डिसाइपल्स जाएंगे तो वो भी जाएगा, चाहे ये बात किसी को पसंद आए या ना आए। जो कि सुनकर टावर मास्टर और लोगन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। टावर मास्टर कहते हैं कि लेटोन एक 5th सर्कल का मैजिशियन है और ऊपर से वो एक एल्डर भी बने हैं, तो वहाँ पर जाना उनको शोभा नहीं देता। लेकिन जहाँ तक लोगन की बात हो रही है तो उसे तो अपने पैसों की पड़ी है, क्योंकि वो इस बात को साफ साफ कह देता है कि उसे एक 5th सर्कल मैजिशियन की कोई भी जरूरत नहीं कि वो उसे हायर करे, क्योंकि ना तो उसके पास इतने पैसे हैं और ना ही वो एक 5th सर्कल के मैजिशियन को अफोर्ड कर सकता है। लेटोन पे करने की टेंशन से मना करता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के वर्क में मदद नहीं करेगा, लेकिन जस्ट अपने डिसाइपल पर नजर रखे और उनका काम जल्दी हो जाए तो उसी को ही लेकर वो उनके साथ जा रहे हैं। तो उनको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कि लोग इन सुनकर अब उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं, उनके सामने झुककर कहते हैं कि आपका सफर मैं जितना स्मूथली बना सकता हूँ तो उतना स्मूथली बनाने की कोशिश करूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब लेटोन और लोगन के बीच एक सौदा तो हो जाता है, लेकिन अब रिजल्ट से टावर मास्टर ही सेटिस्फाई नहीं होते। वो चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद अगले दिन की शुरुआत लोगन उन लोगों के लिए इंतजार करने से शुरू करता है। लोगन वहाँ पर खड़े खड़े और इंतजार करते करते अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो सब कुछ चीजों को स्ट्रेटेजाइज करके जल्द से जल्द अपने किंगडम जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक लॉटरी जो निकली है और वो लॉटरी और को नहीं बल्कि लेटोन को ही बता रहा था, क्योंकि डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट्स और उन स्क्रोल्स के साथ मिलाकर अगर लेटोन को भी वो हायर करना चाहता था तो उसको 1 मिलियन गोल्ड कॉइन लेटोन को अलहदा में देने पड़ते और एडिशनली भी। और राइड के आने का इंतजार करते करते वो अपने स्टोर के लिए भी कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हम एक फेमिलियर पर्सन को देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि रेना होती है, जो कि वहाँ से गुजर रही थी और रास्ते में ही लोगन उसे नजर आ गया। लोगन और रेना एक दूसरे को आवाज देते हैं, लेकिन जहाँ तक रेना की बात है तो वो फॉर्मली तरीके से लोगन को आवाज देती है और हमारा लोगन तो उसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह आवाज देता है। इससे रेना उससे पूछती है कि क्या उन दोनों के रिलेशंस कुछ इतने अच्छे हैं कि वो एक दूसरे को नाम से भी पुकारने लगे हैं क्या। इतने रूड बिहेवियर को लोगन बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऊपर से इसे देखकर ही उसे घिन आती है। लोगन भी अब फॉर्मली तरीके से बात करने लगता है कि प्रिंसेस रेना का यहाँ से गुजरने का क्या रीजन हो सकता है। रेना जो कि अपनी बात लोगन के इस किंगडम में करतूतों से शुरू करती है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है, वो भी अपने बिजनेस को लेकर। तो क्या एम क्लैन फैमिली इतनी ज्यादा मजबूर हो गई है क्या कि उन्हें इतनी गिरी हरकत करनी पड़ रही है। लेकिन लोगन जो कि मुंह से कुछ और मन ही मन में उसे गालियां देना चाहता है, तो मुंह से वो रेना को कहता है कि वो अपने पैसों को लेकर काफी ज्यादा एम्बिशियस है, इसलिए उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और मन ही मन में वो उसे गालियां देता हुआ कि दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाना तो तुम्हारी फितरत है, और वो आशा करेगा कि इसके बाल उजड़ जाएं ताकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। साथ में वो ये भी कहती है कि क्या उसके पैसे कम पड़ गए थे क्या, क्योंकि अगर उसे याद हो तो रेना ने काफी अच्छी अमाउंट उन लोगों को दी थी। अगेन लोगन को अब इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अवॉइड ही करना चाहता है, लेकिन जो ही वो वहाँ से कल्टी होना चाहता था तो रेना पीछे से उन लोगों की जीती हुई वॉर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। और साथ में ये भी उसने सुना था कि उसमें एम क्लैन फैमिली ने कुछ स्पेशल वेपन का इस्तेमाल किया था। तो अगर लोगन ने जैसे बोला कि वो पैसों में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और बिजनेस करने के लिए भी आया है, तो वो उस वेपन को खरीदना चाहती है। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि लोगन इस बात के लिए कभी भी एग्रीड नहीं करेगा और वो रेना को मना करके कि वो कुछ खास वेपन नहीं, इससे उसके सिर्फ पैसे ही जाया होने वाले हैं, तो वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और रेना को वही बीच कन्वर्सेशन में छोड़ने के बाद उसे काफी ज्यादा चिढ़ आती है कि इस बंदे में तो बिल्कुल भी तमीज नाम की कोई चीज
चीज ही नहीं बची। रेना से दूर जाने के बाद लोगन रास्ते में ही अब सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उन्हें मैनेज करके अब उसे एक बात तो समझ में आ गई है कि कैपिटल में आने के बाद उसकी आइडेंटिटी को लगभग हर एक नोबल जानता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट ने उन लोगों की आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया है कि वो उनसे उस वेपन के बारे में पूछ ही नहीं रहे जो कि एम क्लेन फैमिली ने वॉर के टाइम पर इस्तेमाल की थी। उनको सिर्फ अपनी दवा से मतलब होता है और यही बात लोगन और उसकी फैमिली को काफी आगे तक ले जाएगी। लेकिन आज रेना के साथ मुलाकात करने के बाद वो समझ चुका है कि कोई ना कोई तो होता है जिसको प्रोडक्ट से ज्यादा वॉर में इंटरेस्ट होता है और रेना और उसकी फैमिली इसी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। लोगन समझ चुका था कि वो 2-3 मरतबा ही उस क्रॉसबो को बाद में इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसको बनाना काफी सिंपल है और उसका स्ट्रक्चर लोग काफी जल्दी ही समझ जाएंगे अगर वो आज से आगे कुछ और वॉर्स में उसे इस्तेमाल करेगा तो सब के सब इस क्रॉसबो को बनाना फिर शुरू कर देंगे और ये कोई खास क्रॉसबो नहीं रहेगा बल्कि एक साधारण क्रॉसबो बन जाएगा जो कि आम स्टोर्स में और हर एक नोबल फैमिली के साथ फिर लोग इस क्रॉसबो को देख पाएंगे। बीच रास्ते में ही उसे लेटोन और उसके डिसाइपल भी मिल जाते हैं क्योंकि लोगन को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोगन ने उन्हें एक लोकेशन के बारे में बताया था लेकिन वो खुद ही यहाँ वहाँ घूम रहा है और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लोगन लेटोन को पीछे से प्यार से धकेलता हुआ कि उसने अपनी लोकेशन पर एक तंग करने वाली चीज से मुलाकात कर ली जिससे उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए मूड ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पिकअप ही क्यों ना कर लो। चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते और सवारी हमारी रेडी हो चुकी है तो चलिए चलते हैं। देखते ही देखते वो लोग कैपिटल से बाहर निकल आते हैं और जैसे कि लोगन ने वादा किया था कि लेटोन का सफर जितना स्मूथली हो सके उतनी स्मूथली होने की वो कोशिश करेगा तो इसके लिए वो पूरे 3 कैरेजेस का बंदोबस्त करता है ताकि कोई भी एक दूसरे से चिपक कर ना बैठे। इसी बीच हमारा सीन लेटोन, लोगन और उसके अच्छे डिसाइपल पर बढ़ता है जहाँ पर लेटोन अपने मन ही मन कहता है कि इस बंदे ने काफी पैसा खर्च किया है क्योंकि जिस तरह ये कैरेज चल रही है वो भी बाकियों के मुकाबले में और साथ ही साथ ये सीट्स जो कि इस कैरेज के हैं तो वो काफी ज्यादा नरम है। तो इसने इस सवारी पर जैसे बोला था कि पैसा खर्च करूंगा तो उसने वैसा ही किया, लेकिन उनके नजरिए से लोगन ने यहाँ पर सिर्फ पैसों से फजूल खर्ची ही की है और वो इस बात को सामने उसके मुंह पर भी बोल देता है जिससे लेटोन का डिसाइपल अब घबरा जाता है कि लोगन अब इसके जवाब में क्या बोलेंगे क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मसला क्रिएट हो जाए। तो लेटोन की जगह अगर कोई और होता तो लोगन उसके वुंड पर कब का लात दे चुका होता, लेकिन ये 5th सर्कल का मैजिशियन है और वो भी उसे फ्री में मिला है तो इस पर थोड़ी सी मलाई मक्खन लगाने से क्या ही होगा। वो इस सिचुएशन को भी काफी कामली तरीके से हैंडल करता है कि ऐसा कहकर वो उसे शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि इतनी महान हस्ती उनके साथ उनके घर तक जा रही है और वो अच्छी राय का बंदोबस्त न करे तो उसे तो फिर बाद में डूब के मर जाना चाहिए कि उसने एक 5th सर्कल के मैजिशियन को इतना चीप तरीके से हैंडल किया। बाद में सफर करते करते रात हो जाती है। वो लोग वहीं पर ही कैंप लगाने का ठान लेते हैं क्योंकि वो थक भी चुके हैं और आगे का सफर बहुत ज्यादा है और वो किसी किस्म का भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए तो वो टाइम पर सो जाते हैं ताकि कल को वो टाइम से उठ पाए और अपने जर्नी को दोबारा शुरू करें। लेकिन लोगन है कि इस मौके का फायदा उठा के वो साइड में दूर कैंप साइड से जाकर मेडिटेट करने लगता है, वो भी अपनी फोर्स पावर को बेटर बनाने की ट्रेनिंग। तभी अचानक साइड से उसकी ओर कोई छुरा फेंकता है जिसको वो आंख बंद करके डॉच करता है और जिसने भी उस नाइफ को फेंका था तो वो और कोई नहीं बल्कि एक बैंडिट था, लेकिन वो अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त थे। वो भी लोगन की इस रिफ्लेक्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस एक यंग मास्टर के लिए काफी ज्यादा स्मूथ है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, कैपिटल में तुम्हारे ही चर्चे चल रहे थे। तुमने एक स्ट्रेंज ड्रग को बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमाया है तो वो सारा का सारा पैसा मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम अकेले और हम 5 लोग हैं, तो सोच समझकर ही जवाब देना। और जब लोगन उसके सवाल का जवाब देता है तो उसके मुंह पर सीधा बोलता है, मैं मेडिटेट करके अपनी फोर्स पावर को बेटर करना चाहता था और इतनी दूर इसलिए आया था ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन तुम लोगों ने अगर मुझे बीच मेडिटेशन में ही इंटरप्ट किया है तो मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ और उस टेस्ट में तुम मेरे प्रैक्टिस पार्टनर बनोगे। अगर अब ये तुम्हें बात मंजूर हो या ना हो, लेकिन मैं तो उस चीज को टेस्ट करने ही वाला हूँ। तो उन्हीं में से एक लोगन को उसकी बकवास बंद करने का बोलता है तो लोगन सबसे पहले उसी पर ही अटैक करके मार डालता है। लोगन की स्पीड को कोई आम बंदा देखकर हैरान हो जाए और यहाँ पर बैंडिट उनकी स्पीड को देखकर हैरान हो चुके थे और घबराहट में अब बिना किसी सोचे समझे वो लोगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बैंडिट अपने दोस्त को इस तरह मरता हुआ देखकर लोगन को उसकी जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और जो ही वो उसके करीब आ पहुँचता है तो लोगन उसे भी अपने अटैक का मजा चखाता है, लेकिन इस वाले अटैक से इतना फोर्स पावर क्रिएट होता है कि वो हवा में उड़कर पीछे दूर गिर जाता है। दोनों बंदों को लोगन ने काफी आसानी से हैंडल किया है जो कि देखकर बाकी के तीनों घबरा जाते हैं और अब वहाँ से भाग निकलने का ठान लेते हैं क्योंकि उन्होंने
उन्होंने ये अपनी आंखों से विटनेस कर लिया है कि यहाँ पर वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन शौक तो उन्हें तब लगता है जब वो आगे कदम ही नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि ये घबराहट और डर की वजह से है, लेकिन ये एक स्किल थी जो कि फेलिक्स ने लोगन को सिखाई थी और लोगन वो फेलिक्स की स्किल इन लोगों पर ही टेस्ट करने लगता है, जिनसे ये लोग अपने पूरे शरीर को ही नहीं हिला पा रहे और साथ ही साथ वो ऑरा ब्लेड को भी सीख जाता है। वो फेलिक्स जैसा खास नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगन ने फेलिक्स की इतनी एडवांस टेक्निक को सीख लिया है, तो ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है। और जो ही वो स्लैश लगाता है तो एक ही टाइम पर वो दोनों बंदों का काम तमाम कर देता है। अब सिर्फ एक ही बच गया था, लेकिन उसको वो ऐसे इग्नोर करता जा रहा था कि वो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि लोगन अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश होता है। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उसने उस स्किल को परफॉर्म कर दिखाया। लोगन खुद भी इस बात को एडमिट करता है कि वो खुद को काफी ज्यादा तीसमार खान समझ रहा था, लेकिन फेलिक्स के सामने वो एक बेबस बकरे की तरह खड़ा था जो कि अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तो उस दिन के बाद उसने ये ठान लिया कि वो इन दोनों स्किल्स को जरूर सीखेगा। और पहले में तो इस स्किल्स को देखने के बाद लोगन को लगा था कि इतनी एडवांस स्किल्स वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन हाँ, कुछ लम्हों के लिए सही, लेकिन उसने कर दिखाया। और इस रिजल्ट से लोगन अब इतना खुश होता है कि वो मुस्कुराने लगता है। वो अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन इसी बीच झाड़ियों से आवाज आती है। पता चलता है कि वो बंदा पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो पीछे से लोगन जब उसे रोकता है, वो भी दोबारा अपने फोर्स प्रेशर को इस्तेमाल करने से वो बंदा वहीं पर ही रुक जाता है। और साथ में लोगन ये कहकर कि हर एक बंदे का अपना अपना लेवल होता है और इन लोगों का लेवल छोटा है, इसलिए तो थोड़ी सी फोर्स पावर से ही ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए तो मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और स्किल को मैं जितना बेटर कर सकूं तो इतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो उस लास्ट बंदे को भी टिकाने लगा देता है, लेकिन वो भी बुरे तरीके से, क्योंकि पहले में वो उसे सही डराता है, वो भी अपनी स्माइल दिखाने के बाद ही वो उसे टिकाने लगा देता है। इन बॉडीज को देखकर लोगन को लगता है कि उसने जरूरत से कुछ ज्यादा कर दिया, उसे नेक्स्ट टाइम खुद पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट में वो हर किसी की जान नहीं ले सकता। लोगन ये कह ही रहा था कि पीछे से लेटन आ जाता है, जो कि लोगन की इस फाइट को काफी टाइम से विटनेस कर रहा था। वो आते ही लोगन को आवाज देता है और साथ में उसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि इस फाइट को देखकर उन्हें या काफी ज्यादा गुस्सा आया है, या फिर वो लोगन को काफी ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं, या फिर उन्हें खुद ही डर लग रहा है। लेटन यंग मास्टर लोगन को कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, तो लोगन को लग रहा था कि शायद से अब ये कंप्लेन करने वाला है और इससे यानी कि लोगन से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का बोलेगा, क्योंकि लोगन ने जरूरत से कुछ ज्यादा ही कर दिया है, चाहे ये बैंडिट्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान थे। लेकिन लोगन जो सोच रहा था तो उसका उल्टा होता है। लेटन लोगन के इस स्किल्स को देखने के बाद काफी इम्प्रेस होता है। उसे ज्यादा फोर्स यूजर के बारे में पता नहीं, लेकिन ये स्किल्स कोई आम बंदा और उसकी एज का बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेटन की बातों से लोगन शर्मिंदा होने लगता है और वो अपने मन ही मन कहता है, मैं इस बंदे के बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि मैं इतनी जरूरी बात को कैसे बोल सकता हूँ कि इसका चेहरा ही ऐसा है। और बाद में लेटन और लोगन जब कैंप साइट पर वापस जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही लोगन इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैंप साइट से दूर इसलिए आया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे मेडिटेट या उसकी पावर को यूज करता हुआ देखे, और खास करके वो ऐसे बंदे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं शो करवाना चाहता जिसको वो अच्छी तरह से जानता ही ना हो। तो आखिर लेटन का वहाँ पर आने का मकसद क्या था? जो ही लोगन अपनी बात को फिनिश करता है तो लोगन को उसका अपना जवाब मिल जाता है। लेटन यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो अपने डिसाइपल के रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वर्क के साथ साथ वो अपने डिसाइपल्स को ट्रेन भी करना चाहता है, क्योंकि वो एक टीचर है और वो चाहता है कि वो अपने टीचर का रोल अच्छी तरह से निभाए। लेकिन लोगन चाहे लेटन की ओर जितना भी देखे तो वो वन ऑफ द बेस्ट लेटन को मानते हैं। साथ में एडिशनली लेटन ये भी कहकर कि वो अपने डिसाइपल्स को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देना चाहता है, लेकिन इसके बदले वो लोगन का काम भी नहीं रुकने देगा। तो वो नाइट शिफ्टिंग करके ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेनिंग और रेस्ट करने का टाइम देना चाहता है। और उम्मीद है कि लोगन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोगन को इस बात से वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसी भी उसकी थोड़ी बहुत हेजिटेशन को ये मंजर क्लियर कर देता है, क्योंकि जमीन से माना लेटन कंज्यूम कर रहा था और उसी माना को वो अपने कैंप साइट और वहाँ पर एक टेंट में जहाँ पर वो सारे डिसाइपल सो रहे तो उसी में ही कंटिन्यूसली भेजता ही जा रहा था। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि ऐसे अपने डिसाइपल से काफी ज्यादा लगाव है और उसकी थोड़ी बहुत हेजिटेशन भी दूर हो जाती है और वो कहता है कि उनकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे लेटन को काफी अच्छा लगता है कि लोगन एक अच्छा और समझदार लड़का है। लेकिन साथ में लोगन ये भी बोलकर कि अपने डिसाइपल्स के लिए अगर वो इतना केयर ही रखता है तो टावर मास्टर के साथ हर वक्त लड़ने झगड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, और वो ये एक पर्सनली उसे सलाह देना चाहता है। जिसके बाद अगले सीन में आखिरकार वो एमक्लेन किंगडम में पहुंच जाते हैं। तो बिना और किसी टाइम वेस्ट किए लोगन काफी टाइम के बाद आते हुए सीधा अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे
काफी ज्यादा रिपोर्ट्स देनी है। तो लोगन जब अपने फादर को पूरी रिपोर्ट्स दे देता है तो उनमें से बहुत गहरी गहरी बातें लोगन ने अभी अपने फादर को नहीं बताई, और जब वो इंसिस्ट करते हैं कि क्या कुछ और है जो कि वो बताना चाहते हैं तो उनको हार्ट अटैक ना आए, तो इसलिए वो कहते हैं कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और सून वो प्रॉफिट्स भी कमाने लगेंगे। लोगन के फादर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बिजनेस काय का बिजनेस, आखिर वो किस बिजनेस की बात कर रहा है। लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है कि जो दवा मैंने को ठीक करने के लिए बनाई थी और आपको दी थी, तो उसी का ही बिजनेस मैंने कैपिटल में शुरू किया है। क्योंकि सुनकर लोगन के फादर की जितनी भी डिग्निटी और रेपुटेशन होती है तो लोगन ने उसकी नाक कटवा दी। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि अगर पहले वाला लोगन होता और इस तरह कोई काम करता तो फादर उसे ग्राउंडेड कर देते, लेकिन इस वाले को फादर कहते हैं कि बाद में अगर किसी और इस तरह की हरकत करने के बारे में तुम स्टेप लो तो जरूर उससे बात करने के लिए आना, और अगर उसे अपनी रेपुटेशन और डिग्निटी की कोई नहीं पड़ी वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में ही सोच ले। लेकिन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग से एक बात तो क्लियर हो गई है कि फादर की नजरों में भी उसकी रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब वो उसे डिपेंडेबल मानने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत फॉल्ट्स हैं जिसके बारे में फादर चाहते हैं कि लोगन उन्हें ठीक करे। लोगन डायरेक्ट से हाँ में जवाब देता है कि वो इंडीड जरूर करेगा भी, लेकिन पेट्रियार्क है तो लोगन के फादर वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा बिना सोचे समझे बस हाँ और ना में जवाब देता है, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। और साथ ही साथ उनका मन हल्का करने के लिए वो ये भी बताता है कि डूक सोड यानी कि फिलिक्स कैपिटल में उनके साथ भी मुलाकात हुई थी और उनके साथ काफी अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं। तो डूक सोड को हर एक बंदा जानता है। पेट्रियार्क सुन के अब ये जस्ट आशा करते हैं कि लोगन ने उन्हें भी वो दवा ना बेच दी हो, तो जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो लोगन जवाब में यही बोलता है और ये भी बताता है कनेक्शन किस वजह से बने थे। इससे वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि कहते हैं कि बात तो ठीक है, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी, खामखा में मेरी नाक कटवाते हो। तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं तो लोगों की इज्जत पर मिट्टी डालना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ में ऐसा करूंगा कि तुम्हारे को उसकी नानी याद दिला दूंगा और साथ में उस दवा को भी डिसबैंड कर दूंगा। लेकिन अपनी फादर की बातों को बीच में काट कर लोगन उन्हें एक किताब भी देता है, जो कि वो उस किताब को फिलिक्स का एक तोहफा बोलकर पेश करता है। उसमें आयरन ब्लड तलवारबाजी की टेक्निक्स थे, लेकिन जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो तो तोहफे में तो उसे सिर्फ एक किताब ही मिलने वाली थी, लेकिन उसके बदले फिलिक्स ने उसे एक अच्छी सी तलवारबाजी की टेक्निक सिखा दी। तो अब ये किताब कहाँ से आई तो ये हमें लोगन ही बताता है। लोगन ने ये आयरन ब्लड तलवारबाजी की टेक्निक्स की किताब पास्ट के मेमोरीज से लिखी है, और इस किताब में जितनी भी ये टेक्निक्स हैं तो ये काफी ज्यादा एडवांस है। अगर वो अपने किंगडम के सोल्जर को ये टेक्निक सिखा देते हैं तो डिफेंस काफी अच्छा हो जाएगा। और अपने फादर से इस तरह झूठ बोलकर उसे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ न कुछ तो बताना था ताकि इनकी ये टेंशन दूर हो जाए और मुझ पर यकीन आ जाए कि कैपिटल में अगर मैं इस तरह के बिजनेस कर रहा था तो इसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए भी मेहनत कर रहा था। साथ में एडिशनली लोगन हमें उस किताब के बारे में भी बताता है कि पास्ट में ये किताब कैसे मिली और ये इतनी फेमस क्यों बनी। तो स्टोरी में हमें एक मर्चेंट के बारे में लोगन बताता है कि एक किंगडम के मर्चेंट ने इसे एक गुफा में देखा था। उसको उठाने के बाद उसकी एक 2-3 कॉपी बना ली और लोगों पर बेच दी। पहले में तो लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में इस किताब को धड़ाधड़ लोग कॉपी करने लगे और इस किताब की पूरी कॉपी किंगडम में फैल गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर हाई रैंकिंग नाइट्स तक सब लोग इसी किताब को खरीद लिए थे और अपनी तलवारबाजी को बेटर बनाने के लिए इसे सीख रहे थे। और अभी के लिए किताब की लोकेशन को ढूंढने में पूरे 10 साल हैं। तो अभी के लिए ये बुक सिर्फ लोगन के फैमिली के पास ही है। इसके अलावा लोगन ये भी बताता है कि अगर वो सोर्ड की और डिवाइन सोर्डमैनशिप इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो वो रोनिन और अपने फादर को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और इन दोनों टेक्निक्स को फिर रोनिन और उसका फादर एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर लोगन यहाँ पर हो या ना हो। लेकिन ये जो आयरन ब्लड सोर्ड टेक्निक है तो इससे फोर्स इतनी ज्यादा फैल जाती है कि ये इंटरनल डैमेज भी दे सकता है। तो यहाँ पर डूक फिलिक्स का नाम लेकर लोगन ने इस किताब की ट्रेनिंग के लिए उन्हें मना लिया है। अगर वो इस तरह ना करते तो उन्हें काफी ज्यादा डर लगता, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को इंटरनली डैमेज नहीं करना चाहते। और जब पेट्रियार्क की बात आती है तो किताब को पढ़ पढ़ के वो तो मुस्कुरा ही रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की टेक्निक्स वो पहली मर्तबा देख रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भी इस तरह की सोर्डमैनशिप नहीं देखी। लेकिन लोगन अपने मन ही मन में इस बात को क्लियर करता हुआ कि मेरे फादर इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि एक रॉयल्टी के लिए इतनी इंटरमीडिएट लेवल की स्किल सीखने की कोई जरूरत नहीं होती, और यही वजह थी कि पास्ट में लोगन ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। इस किताब की रिपेमेंट का जब पेट्रियार्क सोचते हैं तो उसी बीच लोगन उसे कहते हैं कि वो तो ठीक है, शुक्र है कि आपको ये किताब पसंद आई, लेकिन मैं आपको एक प्रपोजल भी देना चाहता हूँ, लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा। क्योंकि लोगन के बात को बीच में ही काट कर
वो कहते हैं कि मुझे इसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। वो डूक के इस गिफ्ट के रिपेमेंट में ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो इसको सीख ले तो इनको काफी अच्छा लगेगा। इसलिए तो वो अब आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं ताकि वो इस तलवारबाजी को परफेक्ट तरीके से सीख ले। लोगन जो कि खड़े खड़े वहाँ पर अपनी फादर की इन बातों को सुन रहा था, वो भूल जाता है कि फादर को कुछ बताना भी था, और जो ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो फादर उसे रोककर, अबे हट, इस तरह की कीमती चीज लाकर तुम मेरा और टाइम भी वेस्ट करना चाहते हो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये लो, ये सील पकड़ो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। घर को आज के बाद तुम ही संभालना, और जब तक मैं ट्रेनिंग में इसे परफेक्ट नहीं कर लेता तो घर आने का मेरा कोई सवाल नहीं बनता। तो चलो मैं चलता हूँ। वो भी अपने बेटे को उसी तरह ही अबेंडन करके चले जाते हैं जिस तरह के लोगन आज तक करता आ रहा है। और ऊपर से लोगन को उनकी तरफ से फैमिली सील भी मिली है। फैमिली सील से मतलब जब भी कोई कुछ करना चाहता है तो वो पैट्रियार्क से इस सील की कंफर्मेशन लेता है, और अब जबकि वो उसके हाथ में है तो उसे अपने फादर से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, और वो हर एक काम को अब उनकी इजाजत के बगैर पूरा करेगा, और ट्रेनिंग आने से पहले भी, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक जो बन चुका है। लोगन का मूड एकदम लाइट अप हो जाता है, लेकिन मूड खराब करने के लिए वहाँ पर ड्वेन आ जाते हैं, जो कि धड़ाम से ऐसे दरवाजा खोलते हैं जैसे कि वो अपने बेडरूम में इंटर कर रहे हो। आते ही वो गिड़गिड़ाने लगता है। वो ठीक तरीके से उसे मिलता भी नहीं और डायरेक्ट पैसे मांगने लगता है, क्योंकि उन्होंने काफी चर्चे सुने थे, वो भी कैपिटल से लेके यहाँ तक कि उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन जो है पैसों की बात वो करता है तो लोगिन मुस्कुराते हुए ये बात एडमिट करता है कि उसने उन सारे पैसों को खर्च कर दिया। ड्वेन को लगता है कि यंग मास्टर शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे से दिखता नहीं ये कोई मजाक है। लेकिन फिर भी खुद को दिलासा देता हुआ ड्वेन दोबारा कहता है कि आपने तो बहुत मिलियंस कमाए हैं, 1 मिलियन अगर आप यहाँ पर भी शेयर कर देते हो तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि क्रायोस उन्होंने भी एड देने से मना कर दिया है, और दोनों फोर्ट्रेस को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है, और वॉर के बाद जो मुनाफा उन्हें हुआ था तो वो भी दोनों फोर्ट्रेस को नहीं संभाल सकता। लेकिन दोबारा से जब वो लोगिन के फेस की ओर देखता है तो वो बोलता नहीं, लेकिन साफ साफ उससे पता चल जाता है कि उसने वाकई में उन सारे पैसों को खर्च कर दिया है। ड्वेन डेस्परेट हो जाता है और पूछता है कि किस किस जगह पर खर्च किया है, तो मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन और फूड, इन सब चीजों के बारे में बताता हुआ ड्वेन कहता है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके सवाल का जवाब ना देते हुए वो उसे कहता है कि पूरे 1 साल के लिए वो 1 मिलियन गोल्ड कॉइन के वर्थ का फूड दोनों फोर्ट्रेस में भेजेगा। तो क्या इतना करना काफी है? तो लोगन को अपने सवाल का जवाब ड्वेन के रिएक्शन से मिल जाता है। इंडीड वो काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन की वो क्या बात कर रहा था? क्या वो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? तो लोगन कहता है, हाँ मैं एक डैम बना रहा हूँ। इसके बाद पूरे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और एक बिल भी पास हो जाता है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एमक्लेन कुछ लोगों को हायर करना चाहते हैं। लेकिन उस बिल को देखकर बहुत लोग गुस्से में आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद से ये टेस्रोन रेजिडेंस हो सकता है। वही टेस्रोन जो कि फ्यूडल वॉर में एमक्लेन फैमिली से बुरी तरह से हार चुका था। वहाँ पर अभी भी लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे, और देखते ही देखते बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वॉर के बाद पूरी जिंदगी ही उनकी बदल गई है, क्योंकि पीने को ना पानी और खाने को ना खुराक ढंग का दिया जा रहा है। तो उनकी भी तो अपनी बर्दाश्त होती है, और वो बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए आसपास के वेपन्स उठाकर वो अब बगावत करने का ठान लेते हैं, और साथ में ये कर के लॉर्ड से मिलने का टाइम आ चुका है।